धन्यवाद छात्रों। आज हम आप लोगों को राज्यसभा का गठन, उसके अधिकार और कार्यों के बारे में बताना चाहते हैं। छात्रों, भारतीय सदन का गठन 2 सदनों से मिलकर बना है, ऐसा तो हम सभी जानते हैं। वरन 2 सदनों ही नहीं, राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा, इनके मिलने से संसद का निर्माण हुआ। इसमें एक सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं, वह निम्न सदन कहा जाता है, और दूसरा जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, इसे उच्च सदन कहा जाता है। जहाँ लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, वहीं राज्यसभा में संघीभूत इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है। कहने का तात्पर्य, जहाँ लोकसभा सदस्यों को जनता के द्वारा चुना जाता है, वहीं राज्यसभा सदस्यों को संघीभूत इकाइयों के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। अमेरिकी सीनेट की तरह ही हमारे देश का राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार इस सदन में 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य, जिसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तात्पर्य यह कि 280 सदस्य संघीभूत इकाइयों के जो प्रतिनिधि चुने होते हैं, उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। बाकी 12 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इनमें से 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा का विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। इसमें 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्र की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? राज्य के जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। यह चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं।
तो आप लोग यह जान लीजिए कि यह राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है उसी के आधार पर राज्यसभा का प्रतिनिधि भी चुना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इनके चुने जाने की, इनके निर्वाचित होने की योग्यता है क्या है। हमारे संविधान में राज्यसभा की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। यह कि पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करता हो। साथ ही वह राज्य का संसदीय मतदाता हो जहां से वह उम्मीदवार बना होता है राज्यसभा के लिए। इस प्रकार से राज्यसभा का निर्वाचन हो जाने के बाद उसके कार्यकाल पर हम गौर करें तो हम पाते हैं कि अमेरिकी सीनेट की तरह भी राज्यसभा भी एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कार्य से निवृत्त हो जाता है और उसके बाद उसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस बीच राज्यसभा का अगर कोई भी सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है या फिर राज्यसभा की कार्यवाही से 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति इस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें माने राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य बहुमत के द्वारा करते हैं। ये तो हुए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, उसकी योग्यता और उसका कार्यकाल। आइए अब हम देखें कि इसके कौन कौन से अधिकार और कार्य। जहां तक इसके अधिकार और कार्यों का सवाल है तो राज्यसभा को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य नहीं प्राप्त होता है, परंतु संविधान के अंतर्गत राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा के अधिकारों को हम विविध रूप में देख सकते हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार। शासन के क्षेत्र में राज्यसभा का कार्यपालिका संबंधी अधिकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशासन के क्षेत्र में
लोकसभा का ही एकाधिकार होता है, क्योंकि वह अर्थात लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, या यूँ कहें कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस दृष्टिकोण से राज्यसभा का मंत्रिमंडल पर कोई अधिकार नहीं रहता। यह न तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है और न ही राष्ट्रपति द्वारा की गई उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन ही राज्यसभा द्वारा करने का प्रावधान है। बावजूद इसके राज्यसभा प्रश्न रोको, किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछकर वाद विवाद द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा वह मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यसभा सदस्यों से भी हो सकती है। इसका दूसरा है अधिकार व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 127 में यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब वह संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हो जाए। केवल धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जिसमें दोनों ही सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। क्षमा करेंगे, धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जिसमें केवल लोकसभा को ही अधिकार प्राप्त है। साधारण विधेयक के साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 6 महीने तक ही रोक कर रख सकती है। कोई भी ऐसा विधेयक जो साधारण विधेयक हो, वह राज्यसभा में पेश करने के बाद राज्यसभा का यह अधिकार होता है कि उस विधेयक को वह अधिक से अधिक 6 महीने तक ही रोक सकती है। और इस 6 महीने के अवधि के अंदर यदि राज्यसभा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती हो या अपना कुछ विचार नहीं देती हो, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और दोनों सदनों की बैठक बुलाकर उसमें जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय में यह देखा जाता है कि जिसका निर्णय बहुमत से है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में जिसको उस प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा मत प्राप्त होता है, वही उसका अंतिम निर्णय होता है। अर्थात साधारण विधेयक में गौर करें तो दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तीसरा अधिकार वित्तीय अधिकार आता है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की स्थिति बहुत ही कमजोर है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है।
राज्यसभा 14 दिन तक ही उस विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के अंदर अपने सुझावों के साथ राज्यसभा को इसे लौटा देना पड़ता है। अगर लोकसभा राज्यसभा के प्रस्ताव को, या यूँ कहिए कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा भेजे गए सुझावों को स्वीकृत नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा में इस संबंध में वित्तीय अधिकार के मामले में बहुत महत्वहीन शक्तियां प्राप्त है। चौथा आता है संविधान संशोधन का अधिकार। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा के अनुसार ही अधिकार प्राप्त होता है। संविधान कोई भी संशोधन तभी कर सकता है जब प्रत्येक सदन की कुल संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के भाग से पारित हो जाए। अर्थात कोई भी संशोधन तब तक पास नहीं हो जाता है जब तक कि सदन की जितनी भी संख्या होती है उसका बहुमत तथा उस सदन में जितने भी उपस्थित सदस्य होते हैं उसमें मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ही संविधान में संशोधन हो सकता है। यदि संविधान में दोनों सदनों में गतिरोध किसी कारणवश उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। ये हुए संविधान संशोधन का अधिकार। अब 5वां अधिकार राज्यसभा का महाभियोग लगाने का भी अधिकार है। जहाँ तक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रश्न उठता है तो इस संबंध में हम पाते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार प्राप्त है। और यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है और 2/3 सदस्यों द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है तो राज्यसभा से 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत होने के बाद इसे लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा न्यायाधिकरण के रूप में सर्वप्रथम क्या करता है, इन आरोपों की जांच करता है जो आरोप महाभियोग में लगाए जाते हैं। तत्पश्चात
उसके जांच के बाद वह 2/3 बहुमत से उसे पास करती है, उसके बाद ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी अपदस्थ करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। इसके अलावे एक और छठा अधिकार है जिसे हम अन्य अधिकार के रूप में देखते हैं, जो राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। राज्यसभा लोकसभा विघटन की स्थिति में भी आपात घोषणा का अनुमोदन करता है। राज्यसभा को संविधान की धारा 249 के अनुसार किसी भी विषय पर अपने 2/3 बहुमत से संसद को कानून बनाने का अधिकार देती है। उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव प्रारंभ करने का अधिकार भी राज्यसभा को ही प्राप्त है। इस प्रकार राज्यसभा के अधिकार और कार्यों की चर्चा करने पर, उसका अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि संविधान के अनुसार राज्यसभा जितना कमजोर अपने आप को समझता है उतना है नहीं। कानून निर्माण में होने वाली जल्दबाजी तथा उतावलेपन पर राज्यसभा लोकसभा पर अंकुश लगाने का काम करता है। वह कामरोको प्रस्ताव, महाभियोग आदि के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को पास करने में देरी लगा सकता है। चूँकि देरी लगने के कारण इस पर मंथन विचार लोकसभा के द्वारा किया जाता है, इसलिए निश्चित रूप से राज्यसभा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और राज्यसभा का होना भी आवश्यक है। तो ये हुए राज्यसभा के निर्वाचन, अधिकार और कार्य। धन्यवाद।